देखिए, पहला है इसमें टॉपिक सर हाँ जी। सर आप वो वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक और बार समझा देंगे? हाँ हाँ बता दो ना। ओके सर। बता रहा हूँ। वाई रोलिंग फ्रिक्शन is less than sliding friction. Rolling friction is less than sliding friction. इसमें क्या होता है कि when a wheel rolls without slipping over a horizontal plane, ठीक है? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ जो उसमें थियोरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद बताता हूँ। When a wheel rolls without slipping over a horizontal plane, the surfaces at contact do not rub each other. The relative velocity of the point of contact of the wheel with respect to the plane is zero if there is no slipping. ठीक है? There is no sliding or static friction in such an ideal situation. So the force which is needed to overcome rolling friction is much smaller than sliding friction. आप ये देखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्हील है और वो व्हील इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये सरफेस है, सरफेस पर ये व्हील रोटेट कर रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ये व्हील रोटेट कर रहा है ना, तो रोटेट करने के साथ साथ इसकी जो ये वाली सरफेस है, व्हील की जो ये वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, ये यहाँ रोड की सरफेस पर टच हो रही है, और टच हो रही है बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए। बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए टच हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो व्हील है, व्हील का जो सरफेस है वो भी काफी रफ बनाया गया है, उसमें ग्रूव्स होते हैं। व्हील कभी भी आप देखिएगा साइकिल का या बाइक का या किसी कार का, जो व्हील होता है उसमें ग्रूव्स होते हैं। व्हील कभी भी जो है चिकना नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। तो व्हील में ग्रूव्स होते हैं, और जो सड़क होती है, सड़क भी एकदम से प्लेन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सड़क बिल्कुल मार्बल की तरह प्लेन हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए, नहीं। सड़क में भी थोड़ा 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 आप देखेंगे, अगर हाथ लगाकर देखेंगे, सड़क भी हमेशा रफ होती है। तो उससे होता क्या है कि इसकी सरफेस भी रफ है, इसकी सरफेस भी रफ है, तो इसका मतलब किसी भी तरीके की ना स्लाइडिंग नहीं होती उस पर, मतलब किसी भी तरीके की स्लिपिंग नहीं होती। अच्छा, अगर स्लिपिंग होने लगेगी तो आप खुद समझिएगा कि अगर स्लिपिंग होने लगेगी तो आधी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाएगी? आधी एनर्जी उस स्लिपिंग को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाएगी। आप सोचिएगा कि अगर मान लो आप किसी एक फर्श पर, किसी एक ऐसे ग्राउंड पर चल रहे हैं जो बहुत स्लिपरी है, तो आप बहुत संभल संभल के चलोगे। आप संभल संभल के चलोगे, क्योंकि आपको वो जो स्लिपरी जो फोर्स है, उस स्लिपरी फोर्स को भी ओवरकम करके आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप बहुत संभल संभल के चलोगे, और कहीं पर आपके शू का जो नीचे वाला सरफेस है, जो सोल है, वो भी अगर काफी मतलब रफ है, और जो ग्राउंड है वो भी काफी रफ है, तो ग्राउंड की रफनेस और आपके शू की रफनेस एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, और आपका मोशन बहुत फास्टर हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स या फुटबॉलर्स, उनके जो शू होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स लगी रहती हैं। स्पाइक्स लगी रहती हैं ताकि उनका जो मोशन है, वो मोशन काफी स्ट्रॉन्गर मोशन हो जाए, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन मिले। तो फ्रिक्शन इसमें क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन के केस में, कि बीच में जो है, बीच में जो सरफेस है, उसमें कहीं स्लिपरी मोशन नहीं होता। तो जब स्लिपरी मोशन नहीं होता तो बस ये बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आता है, और फिर ये फटाफट फटाफट रोल करता चला जाता है और चीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि बहुत कम होता है, इसी वजह से मोशन बहुत आसानी से उसमें हो जाता है। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं आपको बनाकर भेज दूंगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें फिर। यस सर। यस सर। चलिए जी, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
अभी यहाँ पर वर्क की बात कर रहे थे कि हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने एक बॉडी ले ली और उस बॉडी में हमने क्या करा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड पर रखा हुआ है, और बेटा इसमें मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाता हूँ कैपिटल एफ। इसका जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा हमेशा mg, ये इसका वेट हो गया नीचे की तरफ, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया r ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ तो इसमें मोशन भी है ना, इसमें मोशन भी है। ठीक, तो मोशन भी है तो इसका मतलब जो इसमें फ्रिक्शन काम करेगा वो होगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इट विल वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है कि if after applying the force F, if on applying a force capital F, the object moves to a distance capital S. If on applying a force capital F, the object moves to a distance capital S, then work done क्या होता है W, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कितना है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं इतना जानता हूं कि जब ये बॉडी यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसको चलाने के लिए, इस बॉडी को चलाने के लिए मुझे फोर्स कितना चाहिए होगा, इस बॉडी को चलाने के लिए मुझे इतना तो फोर्स चाहिए होगा ना कि मैं इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए काइनेटिक फ्रिक्शन को। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जो मोशन वाला फ्रिक्शन है, तो अगर वो उसको ओवरकम कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को और लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो ओवरकम कर ही पाएगा। देखिए बेटा जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। ठीक है, जब बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला होता है, जब जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला होता है तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो होता है हमारा एफएस मैक्स। और जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसको बोलते हैं एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आप ये देखिएगा कि बिकॉज दिस बॉडी इज इन मोशन, क्योंकि ये बॉडी जो है मोशन में है, अब जब ये बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये फोर्स है ये काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स के अगर इक्वल हो जाए तो हम ये कहेंगे तब भी बॉडी मोशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वाला कंसेप्ट लेते हुए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा जितनी ये फोर्स होगी। आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे इधर फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक, और ये मैंने आपको बताया था कि ये कब तक होगा, ना तो स्पीड बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, द स्पीड शुड नॉट बी टू लो और द स्पीड शुड नॉट बी टू हाई, स्पीड बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फोर्स और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैं इस फोर्स की जगह पर लिख दूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन W is equal to Fk into S। मेरी ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यस सर, आगे बताइए अनुष्का, अनुभव। सर हाँ जी बताइए। यस सर। फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल क्यों होता है? हाँ, फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल इस वजह से है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, जितना ये फोर्स बढ़ता जाएगा उतना ही ये काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन
वो एग्जिस्टेंस में कब आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब बॉडी मोशन में होती है। समझ गए भाई? फ्रिक्शन तो एक ही है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी यस आवाज सर आ रही है। बस 1 मिनट रुकिएगा, मेरा वीडियो पॉज होगा, 1 मिनट रुकिए। क्लियर है? बताइए, चले आगे। Yes, सर। sir. ठीक, इसके बाद देखिएगा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमने ये देखा था कि जो म्यू के होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू क्या थी बताएंगे? म्यू के की वैल्यू थी एफ के अपॉन आर। एफ के अपॉन आर, तो एफ के की वैल्यू क्या हो गई? म्यू के इंटू आर। आप एफ के की जगह ये डाल दीजिए, म्यू के इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई एस। और आर क्या है? आर है हमारा एम जी के इक्वल। आर है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल है। तो ये हो गया म्यू के एम जी इंटू एस। ये बता दीजिए, सबको समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी को जस्ट मोशन में आने के लिए इतना वर्क डन करना जरूरी होता है कि हम बॉडी पर एटलीस्ट इतना वर्क डन करें तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्लियर है? दिस इज नोन एज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हर्ष समझ गए? यस आर्यन ढींगरा, आर्यन ढींगरा क्लियर है? अगला देखिएगा, नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन। ये छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर चढ़ाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ दे रखा है थीटा। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो अगर इस थीटा में कि मैं यहाँ पर थीटा क्यों ले रहा हूँ, मुझे तो फाई लेना चाहिए, तो पूछ लेना मेरे से। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें इसका ये वेट यहाँ लगेगा नीचे की तरफ mg। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो r इधर लगेगा। जब इस हॉरिजॉन्टल पर ये mg परपेंडिकुलर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पर ये परपेंडिकुलर, तो इस पर जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg cos थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इधर लगेगा नीचे की तरफ, mg sin थीटा। और मैंने टॉपिक क्या लिखा है? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाई जा रही है। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको बोल दीजिए बेटा P। P का मतलब एक पुलिंग फोर्स, कि हम इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। बताइए बेटा, ये डायग्राम सभी को समझ में आ गया? डायग्राम सभी को यस clear सर। है? ठीक है, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा इसमें, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो कि यहाँ पर जो इंक्लाइंड प्लेन था, यहाँ पर हमने एंगल थीटा ना लेकर यहाँ पर एंगल हमने फाई लिया था, और उस फाई को हम बोल रहे थे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो वाला एंगल होता है जब हम इसको, ये जो ग्राउंड पर ये जो ग्राउंड पर सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ से जब हम एंगल धीरे 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 बढ़ाने लगते हैं ना,
तो दैट पर्टिकुलर एंगल एट विच द बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, ये वो वाला पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पर्टिकुलर एंगल पर बॉडी स्लाइड डाउन करना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो उसमें और इस थीटा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये थीटा क्या है कि हो सकता है यहाँ से ये बॉडी अपने आप चलना शुरू करे या ना करे, मुझे नहीं पता। ठीक, ये बॉडी यहाँ पर स्टेशनरी है, हमने ये मान लिया ये बॉडी यहाँ पर स्टेशनरी है, और अब इसको ऊपर चलाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स, मतलब मैंने पुल करना शुरू करा यहाँ से। तो जब मैं पुल करूंगा तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऐसे लगता है, वो सॉरी नॉर्मल रिएक्शन करो, वेट लगता है बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक mg। ठीक, तो जब ये वाला एंगल थीटा है तो इसके और इसके बीच में भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा, तो mg cos थीटा। वेट हमेशा बॉडी को नीचे की तरफ खींचता है, mg वेट क्या होता है mg, वो बॉडी को हमेशा नीचे की तरफ खींचता है। तो mg इधर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया mg cos थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट ये हो गया वर्टिकल वाला mg sin थीटा। बताइए सबको समझ में आ गया, कंपोनेंट्स जो ब्रेक करें ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, समक्ष क्लियर है? यस सर। आजकल बिना बताए गायब हो जाते हो क्लास से, देख रहा हूँ मैं 2 दिन से। नमस्कार, कल हो गया था। उससे पहले भी एक दिन फिजिक्स की क्लास में गायब थे। चलिए, अब ये mg cos थीटा है इस तरफ, और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो r इधर लग गया, और जो पुलिंग फोर्स है बेटा वो मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। ये करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि जब बॉडी मोशन में है, क्योंकि मैं उसको पुल कर रहा हूँ और बॉडी मोशन में है, अब मैं जितना भी कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ वो सब उसके लिए कर रहा हूँ जो बॉडी मोशन में है। बॉडी मोशन में है तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक फोर्स और यहाँ पर काम करेगी नीचे की तरफ, दिस फोर्स इज एफ ए। सर हाँ जी, सर जो पुल कर रहे हैं वो अब हम कर रहे हैं या फिर वो फ्रिक्शन हम वाला पुल? हम कर रहे हैं ऊपर पुल पी, हम ऊपर पुल कर रहे हैं तो नीचे एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, एफ के दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है मैंने, हाँ दिख रहा है? तो अब मेरे सर, पास तो हम ये एक्सटर्नल फोर्स लगा क्यों रहे हैं? हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी को स्लाइड कराने के लिए ऊपर। तो स्लाइड कराने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़े कि ये बॉडी ऊपर मूव करने लगे, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये बताना। जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए, इंक्लाइन में तो वैसे ही मोशन में आ जाएगा, फ्रिक्शन वैसे भी बता सकते। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में वो मोशन में ऐसे आ जाएगा ना, जैसे मान लो अगर ये थीटा ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए तो ये अपने आप ही नीचे स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये थीटा रिपोज के बराबर वाला नहीं है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये मैंने अलग एंगल लिया है ना, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है ना ही ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी हुई है, मैं उसको ऊपर खींचूं तो मुझे कितना ताकत लगाना पड़ेगा वो बताना है, टेकिंग इनटू अकाउंट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन का उसमें क्या रोल होगा, समझ गए कि नहीं? Yes. समझ गए? हाँ सर। ठीक है, दृष्टि क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा कि जो मेरे कंपोनेंट्स बने हैं ना, मैं उन कंपोनेंट्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि एक तो ये रिएक्शन ऐसे लग रहा है r और mg cos थीटा इधर लग रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि r is equal to mg cos थीटा, इसको तो मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बिल्कुल वही काम के बॉडी हैज जस्ट स्टार्टेड टू मूव, कि बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू करा है। तो बॉडी ने जब हम कहेंगे कि बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू करा है, तो उस केस में जैसे यहाँ पर कहा था कि कैपिटल F इज इक्वल टू एफ के, तो मतलब इधर वाली राइट वाली फोर्स और लेफ्ट वाली फोर्स दोनों इक्वल हो गई, जो बॉडी जस्ट बिगन टू मूव। तो मैं उसमें क्या करूंगा, यहाँ पर भी क्या होगा, द बॉडी हैज जस्ट begun to move, begun to move, तो मूव करा तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला फोर्स ये इन दोनों फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए, तो वो चलना शुरू कर देगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ के प्लस
mg sin थीटा। भाई अगर किसी भी बच्चे को दिमाग में ये डाउट आता हो, किसी भी बच्चे को ये डाउट आता हो कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा तो बॉडी तो स्टेशनरी रहेगी, तो मेरे से अभी पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. है? दोबारा बताऊं? Yes, sir. दोबारा सुनिएगा। इसमें क्या है कि ये जो एफ के है ना, इस एफ के का मतलब क्या है? इस एफ के का मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स एग्जैक्टली यहाँ पर लग रहा है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, देखो फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो फोर्स है, हम ये कहेंगे कि एफ के का मतलब ये है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एग्जिस्ट ही तब करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट ही तब करता है जब बॉडी मोशन में आ जाती है। जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि ये वाला फोर्स, अगर मान लो ये mg sin थीटा ना भी होता, जैसे मान लीजिए ये वाली चीज है, तो F इज इक्वल टू एफ के, अगर ये वाला फोर्स इसके इक्वल है ना, तो मैं कहूंगा कि बॉडी ने मूव करना जस्ट शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉडी बहुत तेज चल रही है, बॉडी ने जस्ट मूव करना शुरू कर दिया है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि बॉडी मूव कब करेगी? बॉडी मूव तब करेगी जब उसका फ्रिक्शन, मतलब जब इसका फोर्स जो है कैपिटल एफ जब ग्रेटर हो जाएगा किससे? एफ एस मैक्स से। सबसे छोटा होता है एफ एस, उससे बड़ा होता है एफ एस मैक्स, और उससे बड़ा होता है एफ के। ठीक है, तो एफ के सबसे बड़ा होता है, तो एफ एस मैक्स से बड़ा हो गया ना, जैसे ही फोर्स एफ एस मैक्स से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई है वो एफ के आ गई है। वो एफ के बॉडी को रोकने का काम कर रही है, वो बॉडी को रोकने का काम कर रही है, लेकिन रोक नहीं रही है क्योंकि बॉडी तो मोशन में है। जब बॉडी मोशन में आई तभी फ्रिक्शनल फोर्स एफ के अकाउंट में आई, नहीं तो एफ के नहीं थी। उससे पहले तक तो एफ एस मैक्स तक था सर। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हो? बॉडी को रोकने का काम सिर्फ ये दो फोर्सेस करती हैं, एफ एस और एफ एस मैक्स। एफ के का मतलब ये है कि बॉडी मोशन में है। ठीक है, Yes, sir. तो बॉडी मोशन में है तो हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो अब मोशन में होने के लिए बॉडी हैज जस्ट बिगन टू मूव, तो जब जस्ट उसने चलना शुरू करा है तो उस केस में मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल ले लेता हूं। तो P इज इक्वल टू ये इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर वाला फोर्स Fk प्लस mg sin थीटा। ये हो गया। यहां से मैं क्या करूंगा, जैसे Fk की वैल्यू बेटा मैंने यहां लिखी थी म्यू के इनटू r, वही काम यहां पर करूंगा कि Fk की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इनटू r। ठीक है, प्लस mg sin थीटा। ठीक है, और r की वैल्यू, यहां पर मैंने क्या देखी, r की वैल्यू है mg cos थीटा, तो यहां मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू म्यू के, और r की वैल्यू है mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, तो था ही। यहां से आप ले लेंगे mg कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं? P की वैल्यू आ गई mg ब्रैकेट में म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है सभी को? यस सर। ये करने के बाद में अब बात कर रहे हैं वर्क डन। वर्क डन इन पुलिंग दिस बॉडी। वर्क डन के लिए क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स कौन सी है, पुलिंग फोर्स है P, कैपिटल P। कैपिटल P मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू S। P इंटू S का मतलब mg ब्रैकेट में म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू S। समझ गए बेटा सभी बच्चे? सभी को क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, अब इसी तरीके से एक और देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे ये था वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ऊपर खींचा जाता था उसको। अब दूसरा देखते हैं, वर्क डन मूविंग अ बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन।
अब फिर वही सवाल आता है दिमाग में, तो भाई किसी भी बॉडी को नीचे खींचने की जरूरत क्या है, बॉडी तो अपने आप नीचे आ जाएगी। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका। ये एंगल थीटा है, बॉडी को मैंने यहाँ पर रख दिया, ये बॉडी रुकी हुई है ना। सवाल क्या है कि बॉडी नीचे आना कब शुरू करेगी, जब ये एंगल थीटा थीटा ना होकर फाई होगा, मतलब एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज के केस में ये बॉडी नीचे आना शुरू कर देगी, नीचे स्लाइड होना शुरू कर देगी एंगल ऑफ रिपोज के केस में, ठीक। लेकिन ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब यहाँ पर बॉडी रुकी हुई है। तो मुझे मालूम है कि इसको नीचे खींचने में हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन वो ताकत कितनी लगानी पड़ेगी वो तो बताइए। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि ये हमने पुलिंग फोर्स लगाई नीचे की तरफ, इसको मैंने बोल दिया कि जो हमारा mg लगेगा, वेट इसका लगेगा, वेट तो नीचे की तरफ ही लगता है, तो ये हो गया mg, ठीक। और इसी तरीके से जैसे इससे पहले वाले केस में देखा था कि थीटा बनेगा यहाँ पर एंगल, तो ये बन गया थीटा, तो ये क्या हो गया mg cos थीटा। जो mg के साथ में जो थीटा बनाता है तो वो वाला कंपोनेंट cos वाला होता है। इसी तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा दूसरा। मैं p, यहाँ तो मैंने p दिखाया है, तो मैं ऐसे दिखा दूंगा कि ये ऐसे हो जाएगा mg sin थीटा। समझ गया मैंने अलग क्यों दिखाया है इसको, ये समझ गए कि मैंने अलग क्यों दिखाया है, क्योंकि ये इसी सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको अलग दिखा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर बिकॉज द बॉडी हैज जस्ट बिगन टू मूव, यानी कि बॉडी मोशन में आ चुकी है, बॉडी मोशन में आ चुकी है, तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि ये वाला फ्रिक्शन अब ऊपर की तरफ काम करेगा एफ के, और नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ काम करता ही है आर। डायग्राम सबको क्लियर है कि नहीं बताइए, आर एंड डी का डायग्राम क्लियर है? सर हाँ जी बेटा बताओ। इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ क्यों काम करेगा? क्योंकि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, मैं फोर्स अब नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, तो एक्शन इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट लगेगा ना मोशन के। ओके सर। ठीक है, एकांश क्लियर है? यस सर। अनुष्का क्लियर है? यस सर। विनायक तुम बताओ। विनायक क्लियर है? यस सर। ओके, r इज इक्वल टू हो गया mg cos थीटा, ये तो सीधा सीधा है, वर्टिकल कंपोनेंट्स r इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम देखेंगे कि जो मोशन हो रहा है, तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है p, एक फोर्स ये लग रहा है mg sin थीटा, और एक फोर्स हुआ है f के, यानी कि p प्लस mg sin थीटा, बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा है, तो इधर वाला फोर्स विल बी इक्वल टू इधर वाला फोर्स इज इक्वल टू एफ के। तो p प्लस mg sin थीटा, एफ के को फिर हम वही बोल देंगे म्यू के इंटू आर, तो p प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू के, और आर क्या है mg cos थीटा, mg cos थीटा। इसको इधर ले जाइए क्योंकि मुझे तो p की वैल्यू निकालनी है कि पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है। सर हाँ जी बताइए। मोशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा ना? हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मोशन। तो पी और mg sin थीटा दोनों एफ के से बड़े नहीं होने चाहिए? p और mg sin थीटा दोनों fk से बड़े नहीं होने चाहिए, fs मैक्स से बड़े होने चाहिए, fs मैक्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़े होने चाहिए, तब मोशन होगा। ठीक है, ये जो fk है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन मोशन। इसका ये नहीं है कि ये बॉडी को रोक रहा है, मतलब ये बॉडी को रोक तो रहा है, अपोज तो कर रहा है, पर ये उस हद तक अपोज नहीं कर रहा है कि बॉडी रुक जाए। मतलब बॉडी को, मतलब इस फोर्स को एफ के से बड़ा होने की जरूरत नहीं है चलने के लिए, इसको एफ के से छोटी वाली वैल्यू यानी कि एफ एस मैक्स से बड़ा होना जरूरी है। समझ रहे हो? नहीं समझे? मतलब नहीं समझे?
अभी मैं इसको समझाऊंगा, वैसी अभी चीज है मैं विदाउट फ्रिक्शन वो मूवमेंट नहीं होगी। नहीं नहीं कोई नहीं, आप अभी समझ नहीं रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, इसमें ये है कि एफ के जो है, एफ के इस बॉडी को स्टॉप कर रहा है, माना वो उसके मोशन में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, वो उसके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉडी तो मोशन में है ना, बॉडी मोशन है, तो बॉडी जब जस्ट स्टार्ट करती है ना चलना, जब जस्ट स्टार्ट करती है चलना, बॉडी हैज जस्ट बिगन टू मूव, तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स ये दोनों इक्वल है, ये बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही मोशन बढ़ना शुरू होता है तो फिर ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज्यादा हो जाती है, जैसे ही वो बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू करती है, यानी कि एक्सेलरेशन में आना शुरू करती है। अभी मैं एक्सेलरेशन का भी फंडा बताऊंगा, वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर आप लोग ये कहोगे सर यहाँ तो इक्वल लेकर चल रहे थे, वहां ज्यादा कैसे लेकर चल रहे हो, ये बताओ। मेरी बात समझ में आ गई भाई? आप यही तो अंदाजा लगा रहे हो ना। अर्श, मेरी आवाज आ रही है? Yes, है ना? आप यही तो अंदाजा लगा रहे हो कि नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स तो तभी बनेगी जब दिस माइनस दिस होगा, ये कह रहे हो ना? sir. हाँ, वो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा है, तो बॉडी जब जस्ट चलना शुरू करती है तो ये दोनों फोर्स उस टाइम इक्वल होते हैं, इधर वाला भी और इधर वाला भी। समझ गए? ठीक। अब देखिएगा, तो P इज इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अभी ये वाला जो डाउट है, ये ज्यादातर बच्चों को आ रहा है दिमाग में, अभी ये डाउट आपका 2 मिनट रुक जाइए, 5-10 मिनट रुक जाइए, बस ये अभी मैं क्लियर कर दूंगा और अच्छे से। ठीक है, देखिएगा, ये मेरे पास हो गया म्यू के, ये एम जी साइन थीटा, और ये म्यू के एम जी कॉस थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एम जी निकाल लेंगे कॉमन, ये हो गया म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर जब वर्क डन की बात होगी, वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू एस, यानी कि एम जी म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई एस। अब आप खुद देखिए कि जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। देखो म्यू के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो रहा है, मतलब ये वैल्यूज दोनों ऐड हो रही है, तो ऐड होकर वैल्यू बड़ी बन जाती है। और यहाँ पर म्यू के कॉस थीटा, सॉरी माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सबट्रैक्ट हो रही है, तो सबट्रैक्ट होकर वैल्यू छोटी बन जाती है। तो सीधी सी बात है कि किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, और किसी भी बॉडी को जब ऊपर से नीचे खींचेंगे तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। दिस वर्क डन इज लेस देन दिस वर्क डन। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद में मैं ये बात करता हूँ कि अब कहानी ये है कि यहाँ पर तो बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा था, बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा था, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती है अब। ठीक, तो जब बॉडी अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब मेरी नेट फोर्स निकलेगी। अब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल नहीं हो सकती। ये तब थी जब बॉडी ने जस्ट बस जरा सी उसने चलना ही शुरू करा था, लेकिन अब जब बॉडी ने अपनी वेलोसिटी बढ़ानी शुरू करी, यानी कि बॉडी इज मूविंग इन एक्सेलरेशन, अगर बॉडी एक्सेलरेशन में मूव कर रही है तो तब मैं किस तरह से करूंगा। तो आपके ये दोनों जो डाउट्स थे ये अब क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, तो मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा। एक मिनट,
acceleration of a body sliding down a rough inclined plane. रफ क्यों बोला जा रहा है? रफ इसलिए बोला जा रहा है कि उसमें मतलब फ्रिक्शन ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ है सरफेस और बॉडी फिसलती जा रही है बड़े आराम से, नहीं, फ्रिक्शन का उसमें अपना एक रोल है, इसलिए रफ इंक्लाइन प्लेन बोला गया है। तो जरा मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, इसमें देखिएगा ये एंगल है थीटा, ये इसका वेट हो गया नीचे की तरफ mg, यहाँ इस डायरेक्शन में भी एंगल बनेगा बेटा बीच में थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा। और इधर क्योंकि ये नीचे बॉडी नीचे स्लाइड कर रही है, ऊपर की तरफ लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन Fk और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R। पहले तो ये बताइए डायग्राम तो क्लियर है, डायग्राम तो बिल्कुल सेम है, जो ये वाला मूविंग डाउन अ बॉडी, मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, यही वाला डायग्राम है। बस इसमें क्या था कि इसमें हमने एक फोर्स और लगा रखा था P, यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, बॉडी अपने आप नीचे की तरफ इंक्लाइन कर रही है, नीचे फिसलती हुई आ रही है। ये डायग्राम तो क्लियर है, बताइए। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोल दो। Yes, sir, Yes, clear है. sir. ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या है कि जो R है, क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे कहीं पर मूव नहीं कर रही है, तो बॉडी यहाँ पर चिपकी हुई है, तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा। ये चीज तो जैसा उसमें थी इसमें भी रहेगी, R इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मुझे नेक्स्ट यहाँ पर क्या कंडीशन देखनी है कि यहाँ पर बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा था, तो मेरी इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स इक्वल थी, लेकिन अब क्या है, अब बॉडी अच्छी खासी स्पीड में, मतलब बॉडी ने अब एक्सेलरेशन गेन कर लिया है, एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे ही कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो लगातार आप जानते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन में आती है, जब भी वो इंक्लाइंड प्लेन पर चलती है बॉडी, उसकी स्पीड लगातार धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है इसका। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी, ये है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ बॉडी अब एक्सेलरेशन में है, तो मैं बोलूंगा नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स, अगर मैंने बोला कि नीचे लगने वाली फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स कैपिटल F है, तो वो कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा माइनस Fk, mg sin थीटा माइनस Fk। बताइए जी, ये क्लियर है हर्ष? यस क्लियर है? अच्छा, अब नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है बेटा a, ठीक है, और बॉडी का जो मास है वो है m, तो ये फोर्स मेरा हो गया ma इज इक्वल टू mg sin थीटा, और फिर से देखिएगा मैं Fk को क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, Fk को मैं लिखूंगा म्यू के r, म्यू के इंटू r, तो ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के की जगह क्या आ जाएगा, म्यू के तो एज इट इज रहेगा, और r की जगह बेटा आ जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो ma इज इक्वल टू यहाँ से आप m कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, और m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है ये एक्सेलरेशन के लिए आ गया, a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए।
यस ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में भी और इस केस में भी बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा था, लेकिन यहाँ पर बॉडी ने जो है एक्सेलरेशन गेन कर दिया है, बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन वाला डेरिवेशन हो गया। इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम देखेंगे कि हाँ, इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं मिटा रहा हूँ इधर से। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इस पर। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, EVIL। एविल का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। सबसे पहले मैं देखूंगा नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन का मतलब इसकी एडवांटेजेस। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको नोट्स में लिखकर भेज दूंगा ये। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही ओरली समझा रहा हूँ। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। बेटा 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं पानी पी रहा था यार। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो नेसेसरी एविल का मतलब क्या है कि ये नेसेसरी भी है और ये बुरी चीज भी है। मतलब ये अच्छी चीज भी है और ये बुरी चीज भी है। तो मतलब आपको क्या करना है, इसके एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो एडवांटेजेस को आप लिख देंगे नेसेसिटीज ऑफ फ्रिक्शन, और डिसएडवांटेजेस को आप लिखेंगे एविल एविल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला है, इसके जो एडवांटेजेस है, मैं 4-5 एडवांटेजेस बताऊंगा, 4-5 डिसएडवांटेजेस। देखिएगा, एडवांटेजेस इसके काफी हैं। पहला है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। हम चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है तभी हम चल पाते हैं, नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे। सेकंड, द ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी जो गाड़ी मोशन में आ गई है वो गाड़ी चलती जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। तो ब्रेक्स भी तभी काम करते हैं जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी भी नहीं, स्लिप करती चली जाएगी। अगला, various parts of a machine are able to rotate because of friction between belt and pulley। तो बहुत सी मशीन्स ऐसी होती हैं, जैसे किसी भी मशीन की बात करें, हम अपनी अगर गाड़ी की भी बात करते हैं या हम अपने स्कूटर की बात करते हैं या बाइक की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि यहाँ एक मोटर होती है और जिसको आप पुली कह सकते हैं, पुली जो भी पुल करने के काम आती है ना। तो ये हो गया, और यहाँ पर ये दूसरा वो होता है बियरिंग, जो कनेक्टेड होता है व्हील के साथ में। ठीक, तो अगर इनके बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो बेल्ट है ना, ये इस वाली मोटर की पुली के साथ में और व्हील की पुली के साथ में ये ऐसे ही स्लिप करती रहेगी, तो गाड़ी आगे चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, इंजन आगे बॉडी को मोशन में, गाड़ी को मोशन में ला ही नहीं पाएगा। तो ये एडवांटेजेस है फ्रिक्शन की। ठीक, उसके बाद हमने कहा द टायर्स ऑफ अ व्हीकल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो टायर है व्हीकल के, उनको रफ मतलब थोड़ा सा उनको रफ बनाया जाता है, किस लिए?
ताकि फ्रिक्शन इंप्रूव हो जाए, ताकि वो आराम से चल सके। Nails and screws join various wooden parts due to friction. Nails हैं यानी कि कील हो गए और स्क्रू हो गए, वो अलग अलग वुडन पार्ट्स को ज्वाइन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो घूमते जाएंगे, हम उनको टाइट करते जाएंगे, वो कभी रुकेंगे ही। ठीक है। उसके बाद अगला है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पेपर पर किसी पेन या पेंसिल से लिख ही नहीं सकते, पेन लगातार ऐसे ही फिसलता रहेगा, हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा अपोजिट फोर्स का होना जरूरी होता है। तो ये तो हो गई एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद देखते हैं कि फ्रिक्शन एक एविल भी है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला है, वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। जब लगातार कोई चीज किसी चीज के ऊपर स्लाइड करती जाएगी तो लगातार रगड़ लगने से वो चीज खराब हो जाती है। तो वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी का मतलब यही है कि फ्रिक्शन की वजह से बार बार घिसने से मशीन के पार्ट्स घिसकर खराब हो जाते हैं। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा, a large amount of power is wasted in overcoming friction and the efficiency of the machines decreases considerably. ये बहुत ज्यादा पावर खर्च होती है किसको? फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। तो पावर वेस्टेज होती है फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करने के लिए, तो ये एक आपका डिसएडवांटेज हो गया। भाई सीधी सी बात है, यहाँ भी आप देखिए एक्सेलरेशन कब हो रहा है? जब mg sin थीटा माइनस एफ के कर रहे हैं, जब हम इस वाले फोर्स में से फ्रिक्शन का फोर्स माइनस कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो ऑब्वियस सी बात है, वो पावर का कंजम्पशन बढ़ता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक। उसके बाद excessive friction between rotating parts of a machine produces enough heat and causes damage to the machinery. अगर रोटेटिंग पार्ट्स, मशीनरी के रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में एक्सेसिव फ्रिक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और मशीनरी के पार्ट्स बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। फिर वही चीज है जो शायद आप 8th क्लास में या 9th क्लास में, 9th में तो नहीं 8th में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन का। Methods of changing friction by polishing, by lubrication, by streamlining, by using ball bearings। तो ये वही मेथड्स हैं कि आप अगर सरफेस पर पॉलिश करके रखेंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपकी बाइसिकल है, बाइसिकल में अगर आप रोलर बियरिंग यूज करेंगे तो टायर बहुत स्मूथ चलेगा। उसमें भी अगर आप ग्रीस लगा देंगे, ऑयल लगा देंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, मोशन में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर आगे जो अगले टॉपिक्स हैं, जैसे पुलिंग ऑफ अ रोलर, लॉन रोलर और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और बैंकिंग ऑफ रोल्स, ये बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू Thank you, sir. ठीक है जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।